जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका तथा कार्य संचालन। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका तथा कार्य संचालन। दोस्तों, यह आपके पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपको यह पार्ट समझने में काफ़ी आसानी हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि अगर हम चैप्टर का मतलब समझ लें तो चैप्टर समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश को कौन चला रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, अगर आपके इलाके में कोई दिक्कत होगी, अगर आपके इलाके में कोई चीज़ लागू करवानी होगी, तो आप किसके पास जाएंगे? आप वहां अपने इलाके के पंचायत के पास जाएंगे या फिर अपने इलाके में जो नगर निगम है उसके पास जाएंगे। अगर आपके मोहल्ले में पूरी दिक्कत है तो आप अपने यहाँ के MLA के पास जाएंगे। अगर आपके बड़े पर्टिकुलर बड़े एरिया में दिक्कत है तो आप वहाँ के MP में जाएंगे। अगर आपके राज्य में कोई दिक्कत है तो आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अगर आपके देश में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हर कोई अपने अपने इलाके को संभाल रहा है। ये लोग मिलकर हमारे देश को संभाल रहे हैं या फिर हमारे देश को चला रहे हैं। तो हमारे देश को जो काम कर रहे हैं, हमारे देश संस्था के रूप में काम कर रही है, कई टुकड़ों में काम कर रही है, तो इसे बोलते हैं संस्थागत कार्य। तो दोस्तों, हमारा देश कैसे काम करता है? तो हमारा देश काम करता है संसद के रूप में। संसद एक संस्था है, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने गलती से लोकसभा के मेंबर 452 बता दिए थे, जबकि मैं 552 बता रहा था, वो कन्फ्यूज़न थी। तो उस तरह आप अगर पिछली वीडियो जाकर देखिए तो आप 552 समझ लेना, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो अलग बात हो गई। पहले हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारी देश संसद से चलता है। संसद का काम क्या है, पहले तो आप ये समझ लो। संसद की भूमिका, भूमिका मतलब काम। तो देखो दोस्तों, संसद का काम है देश के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बनाना, ठीक है, कानून का पालन करवाना और देश की तरक्की करना। तीन काम है, कानून बनाना, कानून का पालन करवाना और देश की तरक्की करना। अब संसद में किस तरह से काम होता है? संसद में दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, राज्यसभा वह होती है जब हर राज्य में जो सरकार है, जैसे दिल्ली में भी विधानसभा में वहाँ की आम आदमी पार्टी है, यूपी में अलग पार्टी है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, जैसे जैसे हर राज्य में अपनी अपनी सरकारें हैं, वह सरकार अपने में से कुछ लोगों को चुनकर भेजती है राज्यसभा में, और वह राज्यसभा में जाकर हमारे लिए कानून बनाने में मदद करते हैं। इसी तरीके से हर 5 साल में लगभग अगर सही से सरकार चले तो लोकसभा के चुनाव होते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह लोकसभा चुनाव से चुनकर आए हैं, लोग वोट देते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, पूरे देश में, हमारे देश में 550 बंदे चुने जाते हैं। 550 बंदे चुने जाते हैं और उन्हें संसद में भेजा जाता है चुनकर। जैसे हम अपने इलाके से सांसद को चुनते हैं, वो सारे सांसद मिलकर हमारी तरफ से जाते हैं और हमारी बात वहाँ पर रखते हैं। तो दोस्तों, आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई कि लोकसभा क्या है। लोकसभा का मतलब यह है कि जो लोग वोट देकर अपने लोगों को संसद में भेजते हैं, सॉरी, लोकसभा में भेजते हैं, और लोकसभा में उनके लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इस तरीके से लोकसभा का निर्माण होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। राज्यसभा के बारे में अगर आप पिछली वीडियो में जाकर देखना तो आपको राज्यसभा समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं लोकसभा। तो देखो दोस्तों, लोकसभा से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन यही आता है शॉर्ट नोट में कि लोकसभा की रचना या लोकसभा के कार्य अधिकार बताइए। तो दो क्वेश्चन आएंगे, या तो लोकसभा की रचना या लोकसभा का कार्य एवं अधिकार। तो दोस्तों, आपको मेन बात पता है लोकसभा क्या काम करती है? तो लोकसभा संसद का हिस्सा है, उसके काम 3 ही हैं, ठीक है, कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और इसके बाद में देश की तरक्की करना। तो समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं लोकसभा को क्या क्या कहते हैं। तो देखो, लोकसभा भारतीय संसद का पहला और निम्न सदन है। लोक संसद में 2 सदन है, राज्यसभा
लोकसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। संविधान में इसे लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। अब ये बनता कैसे है? तो देखो दोस्तों, लोकसभा जनता की सभा है, मतलब जो जनता चुनकर भेजती है। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचन से चुने जाते हैं, मतलब जनता इन्हें वोट देकर भेजती है। आपके इलाके में आज पता करेगा कि आपके इलाके का एमपी कौन है, सांसद कौन है, तो उसको आपने वोट चुनकर भेजा है, ये याद रखिएगा। और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें से 530 28 राज्यों से चुने जाते हैं और 20 सदस्य संघ मतलब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन। अब दोस्तों एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वह होते हैं जिनकी माताएं, ठीक है दोस्तों, जिनकी माताएं यहाँ पर रहती थी और उनके पिता बाहरी थे। ठीक है दोस्तों, जिनकी माताएं यहाँ पर रहती थी और उनके पिता बाहरी थे, वो लोग जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहती थी और आज के टाइम में वो बहुत कम है। तो उनके लिए हमने लोकसभा में 2 सीटें रिज़र्व कर रखी है कि अगर वो चुनकर नहीं आएंगे तो हम उन्हें नामांकित कर उन्हें चुनकर खुद ही रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। 552 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। 530 को राज्यों से और 20 को केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर भेजते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन मतलब जो इंडियन भी है लेकिन उनकी जो पिता का खून है वो ब्लड से, वो उनका ब्लड बाहर का है, इंग्लैंड का है या फिर ब्रिटिश का है, तो उसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। अगर वो खुद चुनकर आ जाते हैं संसद में तो उन्हें नहीं चुना जाता। अगर नहीं आते तो 2 बंदे राष्ट्रपति खुद चुनते हैं 331 अनुच्छेद के तहत। यदि आश्वस्त है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, राज्यों के प्रतिनिधि का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। लोकसभा यदि राष्ट्रपति द्वारा विघटित ना कर दी जाए तो वह अपने प्रथम अधिवेशन से तारीख से 5 वर्ष तक चालू रहेगी। देखो दोस्तों, अगर एक बार लोकसभा में आपने लोगों को सही से चुनकर भेज दिया तो वो 5 साल तक काम करेंगे। जैसे कि आज हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की है। पूर्ण बहुमत मतलब होता है कि 552 में से अगर, ठीक है दोस्तों, 226 सीटें या 228 सीटें जिस पार्टी ने अकेली ने ग्रहण कर लिया तो दोस्तों ये 5 साल तक यहाँ पर शासन करेगी। अगर ये 150 करके टुकड़ों में अगर सरकार बनी हुई है और ये लोग कभी भी समर्थन खींच लेंगे तो यह सरकार गिर जाएगी। तो इसका मतलब यह है, अगर सही से हमने चुनकर भेजा है तो 5 साल चलेगी या उससे कम भी चल सकती है। तो जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है तो लोकसभा का 5 साल का है। किंतु आपातकाल में अगर देश में इमरजेंसी लग जाए तो ये 6 साल तक भी काम कर सकती है। तो 5 साल में 1 साल इमरजेंसी बढ़ जाएगा। जैसे इमरजेंसी का मतलब होता है जब देश की हालत ख़राब हो जाए, आंतरिक रूप से बाहरी रूप से, अगर हमारे देश पर आक्रमण हो जाता है या फिर अंदर में ऐसे मामला ख़राब हो जाता है, पूरे देश व्यवस्था ख़राब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगा दी जाती है, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो इसमें 1 साल पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपातकाल ख़त्म हो गया तो उसके 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा सरकार रहेगी, उसके बाद वह सरकार वहाँ से हट जाएगी। वर्तमान लोकसभा में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना, 2000 की जनगणना और 2011 की जनगणना। तो देखो दोस्तों, जो लास्ट जनगणना होती है उस आधार पर लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो सबसे पहले जो सदस्य चुने गए थे वो 1952 में चुने गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि लोकसभा कैसे काम करती है, उसका संगठन कितने, उसमें कितने सदस्य हैं, वो कैसे चुने जाते हैं, यह सब चीज़ें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्कूल में टीचर बनने की जॉब चाहिए तो आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप जिस फील्ड में टीचर बनना चाहते हो उसमें ग्रेजुएट मास्टर होने चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको वकील बनना है तो आपको एलएलबी करनी होगी। इसी तरीके से अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा का खासियत बनने के लिए भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, उसके पास संसद द्वारा निर्धारित योग्यता हो। ठीक है दोस्तों, एक योग्यता है कि भाई इसमें क्या क्या इसके अंदर खासियत है। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ पद पर ना हो, वो किसी और जगह पर
ड्यूटी जॉब कुछ ना कर रहा हो या फिर किसी और जगह कोई और काम ना कर रहा हो ताकि वो वहाँ का काम ना कर सके, तो उसे उस टाइम फ्री होके आना पड़ेगा। तो जब भी आपको संसद का चुनाव लड़ना होता है, लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, तो आप किसी भी पद पर नहीं बैठ सकते, आप कोई जॉब नहीं कर सकते सरकारी या फिर कुछ, आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। वह न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला या दिवालिया ना हो, वो पागल नहीं होना चाहिए और वह कर्जदार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता जो चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध हो दोस्तों, जिसने भ्रष्टाचार कर रखा हो, उसे कोर्ट ने सजा दे रखी हो और किसी अन्य देश का नागरिक बन गया हो, या फिर ऐसा व्यक्ति भी नहीं हो सकता जो दूसरे देश का नागरिक बन गया हो और देशद्रोही हो या अन्य अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक कारावास में रहा हो। तो ऐसा बंदा कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो दोस्तों यह तो आप बहुत बचपन से ही जानते आ रहे होंगे कि लोकसभा, ये राज्यसभा में ये सब चीज़ें कैसे, सदस्य की क्या क्या खासियत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास क्या खासियत होनी चाहिए। अब दोस्तों कोरम मतलब होता है जिस कम संख्या में काम चल सके। कोरम मतलब होता है जिस कम संख्या में काम चल सके। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं एग्जांपल के लिए, तो अगर 10 बच्चे होंगे तो क्लास लगेगी, अगर 10 से कम होंगे तो टीचर क्लास नहीं लगाएगा क्योंकि वो क्लास लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो वैसे ही अगर लोकसभा का एक कोरम है कि उतने कम से कम बंदे में काम किया जाएगा, तो संविधान द्वारा गणपति कुल सदस्यों की 1/10 भाग, तो जितने भी लोग हैं उसका 10 भाग, तो 552 का 10 भाग, तो आप लगा लीजिए उसका, तो 500 1000 का 10 होता है, तो 500 का 5 का 10, 100 का 5 होगा, तो आप लगा लिए 500 का 55 करीब हो जाएगा। तो 55 से 60 बंदे होने चाहिए लोकसभा में, तभी वो लोकसभा काम करेगी, नहीं तो वह काम नहीं करेगी। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। 44वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन धारा को संविधान से निकाल दिया गया था, फिर बाद में इसे रख लिया गया था। तो देखो दोस्तों, इसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था ये कोरम को, लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ और फिर इसे रख लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों पद अधिकारी। आपने देखा होगा स्पीकर जो लोकसभा में, अगर आपने कभी टीवी पर देखते होंगे तो उसमें एक बंदा हेडफोन लगाकर वहाँ पे जो मेन बीच में बैठा होता है वो सबको निर्देश देता है कि आप बोलिए, आप ये करिए। तो उसका काम होता है व्यवस्था कराना। ठीक है दोस्तों, सबको बोलने देना, लोकसभा में सबको कहीं ना कहीं मौका देना। तो लोकसभा में पद अधिकारी स्पीकर को, लोकसभा के 2 मुख्य पद अधिकारी हैं, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। स्पीकर जो पूरी व्यवस्था बनाएंगे, जो देखेंगे कि लोकसभा में कितने सदस्य आए हैं, आज का टॉपिक क्या है, आज किस बारे में चर्चा होगी, आज कौन सा कानून बनाया जाएगा, आज किस पर विवाद होगा, आज किस चीज़ के ऊपर ध्यान आकर्षण करना है। तो कई सारे, जब हम अभी आगे बात भी करेंगे, तो मेन काम होता है स्पीकर का पूरे लोकसभा में डिसिप्लिन बनाए रखना, सबको मौका देना। तो लोकसभा में क्या दोस्तों ये बताया गया कि अगर स्पीकर ना आए तो एक डिप्टी स्पीकर भी रखा होता है जो उसकी जगह पर काम करता है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा दोस्तों वोटिंग होती है और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। तो जो लोकसभा में से चुने हुए लोग होते हैं उनमें से ही एक डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता है। जैसे आज के टाइम में कौन है, हमारे ओम बिरला जी जो कोटा से हैं। ठीक है, तो कोटा के जो सांसद थे उन्होंने क्या कर लिया, आज के टाइम में उन्हें स्पीकर बना दिया गया। तो किसने स्पीकर बनाया, आज जो लोकसभा में पार्टी है, लोकसभा में कौन सी पार्टी है अभी, तो भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि स्पीकर का काम क्या होता है। तो देखिए ओम बिरला जी सबको बता रहे होते हैं कि आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया, अब आप बैठ जाइए, आप बोलिए, इसके ऊपर बोलिए। तो उनका काम होता है कहीं ना कहीं पूरी जगह पे मेंटेनेंस करना। तो याद रखना, जो पद अधिकारी होते हैं या उप पदाधिकारी होते, उपाध्यक्ष होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा में से ही चुने जाते हैं, किंतु इनका कार्यकाल लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है। अगर लोकसभा ख़त्म तो स्पीकर भी कोई नहीं रहता। अगर मान के चले लोकसभा ख़त्म हो गई, जैसे हमारी जो अभी संसद है वो लगना बंद हो जाए, या फिर उसमें से ऐसा हो कि सरकार गिर जाए, या फिर 5 साल पूरे हो जाए, तो फिर ये लोक पद अधिकार हट जाता है। किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वे अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो अगर मान के चलो इनका मन हो कि हम हट जाएं, तो वो वहाँ से अपना एक रेजिग्नेशन दे सकते हैं और वहाँ से अपने पद से हट सकते हैं।
लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 2/3 से प्रस्ताव पारित कर उसे अपने पद से हटा सकती है। तो दोस्तों लोकसभा खुद भी हटा सकती है अगर वो 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब 30 में से 20%, मतलब कि तीसरे 2 भाग, अगर मान के चलो 500 है तो 500 में से लगभग 500 में से 300 बंदे कहेंगे कि इसे हटा दो, तो हमारे जो आज के टाइम में स्पीकर हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले उनको 14 दिन पहले बताया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है। लोकसभा की जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव लाया गया हो उसे वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसके प्रस्ताव लाया गया है अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो दोस्तों जब यह प्रस्ताव आ जाता है तो उसके बाद उन्हें उस जगह से हटा दिया जाता है, वो फिर अपना काम नहीं करते और इसके बाद वो वोट भी नहीं देते। और इसके अलावा दोस्तों लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता, खाली नहीं करता। अब दोस्तों मेरे को नहीं पता आप इसे कितना समझ पाएँ कितना नहीं, मैं अब आपको इसको जनरल भाषा में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, लोकसभा में मेंटेनेंस, लोकसभा में कितने सारे मेंबर हैं 552, इनको सबको बोलने का मौका दे, सबकी बात सुने, इसके लिए इनमें से ही स्पीकर चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये स्पीकर को अगर हटाया जाएगा, ये खुद भी रिज़ाइन दे सकते हैं या इन्हें हटाया जाएगा, तो इन्हें बता दिया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है 14 दिन पहले। और दोस्तों इधर एक बात हुई है जो मेन थी कि अगर मान के चलो इन्हें हटाने में वोट की कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैसला हो रहा है जिसमें इनके वोट की ज़रूरत है, मान के चलो 50 बंदे कह रहे हैं इन्हें हटा दो, 50 बंदे कह रहे हैं इन्हें मत हटाओ, ऐसे में इनका जो मत है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो यहाँ पर यही बात है कि पद अधिकारी स्पीकर का क्या काम है। अध्यक्ष अपनी सहायता के लिए कुछ सदस्यों का एक अध्यक्ष मंडल मनोनीत करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस अध्यक्ष मंडल का कोई सदस्य उपाध्यक्ष के आदेश से लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर स्पीकर नहीं आए, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो संसद कैसे चलेगी। तो स्पीकर क्या करते हैं, अपने लिए अपनी एब्सेंट में कुछ लोगों के मंडल कमेटी गठन कर देते हैं कि अगर हम ना हो तो डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, डिप्टी स्पीकर काम नहीं करेंगे तो वो जो उन्होंने मेंबर चुने होते हैं वो उस टाइम संसद को स्पीकर करके उन्हें संसद को कहीं ना कहीं लोकसभा को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया। अब बता रहे हैं कि संसद का वेतन भत्ता नियम 2008 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का 1,25,000 प्रतिमाह वेतन, प्रतिमाह 1,000 रुपये का सत्ता भत्ता और अनेक सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों 2008 का जो अधिनियम था उसके तहत 1,25,000 रुपये सैलरी थी जो अब बढ़ गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा के तनख्वाह सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा है कि कितनी तनख्वाह है तो आप यही सेम लिखेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर यह बताया गया है कि लोकसभा के कितने मेंबर हैं, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या खासियत होनी चाहिए, कम से कम कितने बंदे होंगे तो लोकसभा लगेगी। उसके अलावा दोस्तों पद अधिकारी जो स्पीकर होता है वो कैसे चुना जाता है, उसका काम क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर स्पीकर कभी ना हो या उसे कैसे हटाया जाता है, स्पीकर के ना होने पे डिप्टी स्पीकर काम कैसे करता है, डिप्टी स्पीकर ना हो तो उन्होंने जो एक अपना मंडल बना रखा होता है वो काम करता है अध्यक्ष मंडल। तो यहाँ पर यही बात हुई। अब दोस्तों लोकसभा के अधिकार तथा कार्य, देखो दोस्तों लोकसभा की कई सारी कार्य या अधिकार एक ही होता है या शक्ति एक ही चीज़ है। तो अगर आपसे लोकसभा का अधिकार कार्य या शक्ति पूछी है तो आपको यही बतानी है। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब नॉर्मल होता है कि कानून से जुड़ी शक्ति है। तो याद रखिए अगर कोई भी कानून है तो लोकसभा के बिना वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है। वित्तीय शक्तियाँ, अगर कोई पैसे से जुड़ा हुआ मामला है तो लोकसभा के अलावा कोई उसे पास नहीं कर सकता। कार्यपालिका कि भाई सरकार देश में कैसे दुनिया काम कैसे चल रहा है ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये लोकसभा कैसे पूछता है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा किस तरीके से चलती है। उसके अलावा दोस्तों किस तरीके से संविधानिक शक्तियाँ, लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो संविधान ने दे रखी है, लोकसभा को कौन कौन से चुनावी संबंधी काम है, लोकसभा के पास न्यायिक शक्तियाँ क्या है, यह सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। मेन आपको मैं ऊपर से बताना चाह रहा था कि इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले लोकसभा के अधिकार कार्यों का क्षेत्र बड़ा ही विशाल है। देखो इनके पास कम काम नहीं है, बहुत काम है। लोकसभा के पास बहुत काम है और इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं, तो इनके पास बहुत जिम्मेवारी है। तो वो सब चीज़ें अब हम समझते हैं।
सबसे पहले समझते हैं विधायी शक्ति। किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। साधारण विधेयक लोकसभा में ही प्राय प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो तो उसका लोकसभा में पारित होना अति आवश्यक है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो और उसे आपसी विचार द्वारा दूर ना किया जा सके तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगनी है, इसलिए लोकसभा की स्थिति उच्च है। देखो दोस्तों, अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से गैस लीक हुई है। आजकल की कल की घटना है ना, जिसमें क्या हुआ था कि गैस लीक हो गया था। ऐसा ही दोस्तों इससे पहले भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तब भी गैस लीक हुई थी। तो 1989 में 1989 मतलब नवासी बोलते हैं हिंदी में। 1989 में क्या हुआ था दोस्तों कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 84-85 के समय में, तो 89 में कानून बना था कि किस तरीके से ऐसे प्लांटों की सुरक्षा की जाएगी, किस तरीके से जिन जगहों पर ऐसी गैसें हैं उन जगहों पर कैसे उन्हें ढंग से रखना चाहिए, इसके ऊपर एक कानून बनाया। ठीक है दोस्तों, अब वो कानून फेल होता दिख रहा, क्योंकि कल हमने देखा कि कल की घटना में फिर एक बार गैस रिसाव हो गया। तो दोस्तों याद रखिए, अगर सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसे लोकसभा में आना पड़ेगा और लोकसभा में पास किया जाएगा। अगर मान के चलो आज के टाइम में जैसे कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी, एक तो मैंने आप गैस का एग्जांपल दिया कि गैस लीक हो गई, ऐसे कोई कानून बनाया जाए कि भाई हर एक शिक्षा फ्री कर दी जाए, या फिर किसी भी तरीके से बुक्स के पैसे ना लिए जाएं, हर एक बुक हर एक बच्चे को फ्री मिल जाए, तो ये सबसे पहले लोकसभा में पास होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लोकसभा में पारित होना अति आवश्यक है यदि दोनों सदनों में मतभेद हो। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा नहीं पास करती। जैसा हमने पीछे भी कई कानूनों में देखा है, जीएसटी में देखा था, हमने आपका 3 तलाक में देखा था, यहाँ तक कि तो जो राज्यसभा होती है वो कई बार मना कर देती है उस कानून को पास करने से। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी जो हैं, जो मेन है, वो दोनों सदनों को बुलाते हैं और कोशिश करवाते हैं कि ये बिल पास हो जाए। और ज़्यादातर यही होता है कि अगर राज्यसभा के कम मेंबर भी माने, लोकसभा के ज़्यादातर मेंबर मान जाते हैं, तो वो बिल वहाँ से पास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया, विधायी शक्ति का मतलब कि कानून की शक्ति। तो हमारे देश में कोई भी कानून पास करना हो, कोई भी कानून बनाना हो या कुछ भी नया लाना हो, तो हमारे देश की लोकसभा के बगैर वो पास नहीं हो सकती। तो लोकसभा के पास एक बड़ी शक्ति है। दोस्तों वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति मतलब होता है पैसे की शक्ति। वास्तव में लोकसभा का धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार है। देखो दोस्तों, अभी आपने इस पीछे अगर आप ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि फरवरी के लास्ट में हमारी जो निर्मला सीतारमन है, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने पूरा भाषण दिया था। आज तक का सबसे बड़ा भाषण था पूरे भारत के बजट सेशन में। तो वो किस में है? वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो याद रखिए कि देश का खर्चा और देश की आय, देश का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा को अधिकार है, राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा नहीं बता सकता कि हमारे देश का धन कैसे खर्च किया जाना चाहिए। तो लोकसभा के पास ये सबसे बड़ी पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं है। वो क्या पावर है कि लोकसभा का धन विधायक पर पूर्ण अधिकार है। वे राज्यसभा को सिफारिश के लिए भेजते हैं और उसको अगर वो सिफारिश माने तो ठीक, वरना 14 दिन बाद उसे पास मान लेते हैं। तो अगर सरकार को कोई भी खर्चा करना हो दोस्तों, तो वो राज्यसभा के पास बिल बनाकर भेज देगी। राज्यसभा ने कुछ कहा, माने ना माने, लोकसभा उसे पास कर देगी। तो मतलब राज्यसभा के नाम के लिए जाएगी। अगर कोई और कानून होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था विधायी शक्ति, तो लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जाएगी। अगर राज्यसभा पास नहीं करेगी तो राष्ट्रपति कोशिश करवाते हैं वो पास करवाने की। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि धन विधेयक पर, पैसे विधेयक पर कोई सरकार, कोई राज्यसभा की नहीं चलती जितना लोकसभा की चलती है। तो लोकसभा की सबसे बड़ी खासियत ये है। अब दोस्तों कार्यपालिका पर नियंत्रण। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उन्हें इसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं तथा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्यों को सरकार के विभिन्न विभागों की आलोचना करके उन्हें पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। देखो दोस्तों, अभी आपने लोकसभा के अंदर देखा होगा कई बार मोदी जी, अमित शाह जी कितनी बार
निर्मला सीतारमन, जब ये लोग अपनी भाषण देते हैं, ये सरकार को अपने काम के बारे में बताते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत हल्ला उठता है। आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी बुराई के लिए होता है। जब जम्मू कश्मीर एक्ट आया था, जब जम्मू कश्मीर को हमारे देश का हिस्सा बनाया गया था, या फिर और भी कई सारे कानून आए हैं, तो उसकी विपक्ष आलोचना कर रहा होता है। आपने देखा होगा, सबसे हाल ही में अभी आपको बताता हूँ, CA-NRC का मुद्दा, ठीक है दोस्तों। अब जब वो कानून आया था हमारे देश में, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला था कि आपने बांग्लादेश, इन जगह देशों को स्वीकार किया है, तो आपने श्रीलंका को स्वीकार क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका, जो काम सरकार करती है, जो काम लोकसभा करती है, उसके ऊपर लोकसभा के अंदर जो विपक्ष की पार्टी है या फिर जो अन्य लोग हैं, वो अपने प्रश्न पूछते हैं। तो लोकसभा में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी सरकार काम करती है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये मोटर व्हीकल एक्ट आया था, उन्होंने बोला था कि आप, जो बंदा हेलमेट नहीं पहनेगा उसके 100 रुपये की जगह 1000 का चालान लगेगा, 10-10 हज़ार, 90-90 हज़ार। तो जब इतने बड़े बड़े चालान बनाए गए, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था लोकसभा के अंदर दूसरे व्यक्ति ने कि ठीक है, आपने इतना ट्रैफिक वो कर दिया, अच्छी बात है, आपने फ़ाइन लगा दिया जिससे कि लोग समझदार बनेंगे, पर उन रोडों का क्या है जिनमें काफ़ी गड्ढे हैं, जिनसे हर साल इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं? आप उन चीज़ों को सुधार कब करेंगे? आप कब ट्रैफिक व्यवस्था को सही करेंगे? आप भ्रष्टाचार को कब कम करेंगे? तो जो भी सरकार काम करती है उसमें आलोचना करना, ये होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, सरकार के काम करने के तरीके पर नियंत्रण। अगर उनकी बुराई कोई नहीं रखेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? अगर आप पुराने ज़माने क्या ना, अगर आप पीछे जाइए तो आप देखेंगे कि सरकार ने जब ओलंपिक गेम्स करवाए थे, 2G हुआ था, कितने सारे घोटाले हुआ करते थे। तो इतने सारे घोटाले तो वो कौन उजागर करता है? लोकसभा में वही सदस्य ही करते हैं, वही बताते हैं कि इतना पैसा यहाँ से हुआ है, क्यों हुआ, तो हम लोगों को वहाँ से मालूम चलता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है प्रश्न। लोकसभा अधिवेशन में दिनों प्रतिदिन का प्रश्नों का 1 घंटा निश्चित होता है। नियम अनुसार मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रियों को इनका उत्तर देना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, लोकसभा की अच्छी खासियत ये है कि जो भी काम करते हैं वो, उसमें से एक प्रश्न उठाया जाता है कि ये काम क्यों हुआ, तो उन्हें उसका उत्तर देना पड़ता है। बहस, इधर बहस होता है, सदस्य किसी विषय पर बहस में भाग ले सकते हैं और कार्यपालिका की नीतियों का आलोचना कर सकते हैं और कार्यपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे देश की कार्यपालिका नहीं लगी है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जब जासूस पकड़े जाते हैं, या फिर हमारे जब नॉर्मल जासूस कह रहा हूँ, जब हमारे देश के कोई आम आदमी को पाकिस्तान में पकड़ लेता है, या फिर आपने देखा होगा कि हमारे देश पर जब हमला हो जाता है, कोई भारी आक्रमण हो जाता है, या फिर हमारे देश की जब GDP नीचे गिरने लगती है, या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, हमारे देश में कोई भी दिक्कत होती है, तो आपने देखा होगा लोकसभा में बहस होती है। वहाँ पर बहस करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे, आप गरीब पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। आज ही दोस्तों हमारे देश में कितनी दुखद घटना हुई है कि भाई हमारे देश से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें पैदल जाना पड़ रहा दूसरे राज्य में, और आज उनकी कैसे, आपने देखा होगा कि रेल दुर्घटना हुई थी, है ना, वो रेलवे पे सो रहे थे। तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आज लोकसभा लग रही होती कि भाई रेल मंत्रालय कहाँ पर है, रेल मंत्रालय क्या कर रहा था उस टाइम में, सॉरी रेल के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस विभाग क्या कर रहा था, तो कहीं ना कहीं सारे बहस होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, जाके जनता का ध्यान उस तरफ खींचे। तो दोस्तों इसे बोलते हैं बहस प्रस्ताव। अब होता है स्थगन प्रस्ताव। कोई भी सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगत प्रस्ताव पेश करता है। यदि स्पीकर उस प्रस्ताव को दाखिल कर ले तो सदन की कार्यवाही रोककर सदन उस विषय पर बहस करता है। ऐसी बहस के समय मंत्रियों की आलोचना की जाती है। देखो दोस्तों, जो भी काम हो रहा होता है उसे रोक दिया जाता है। स्पीकर को बोल दिया जाता है कि आज इस टॉपिक पर हमें स्थगित करना है। जैसे मान के चलो देश में ऐसे कोई बड़ी घटना हो गई या ऐसा कोई बड़ी चीज़ हो गई, तो उस पर स्थगित प्रस्ताव ला दिया जाता है कि भाई रुक कर इस पर बहस होगी आज। तो यही बात बोला गया दोस्तों कि बहस होती है और इस पर ध्यान दिया जाता है, कि कोशिश की जाती है कि पूरे संसद का ध्यान, पूरे लोकसभा का ध्यान इधर खींचा जाए, पूरे देश का ध्यान इधर खींचा जाए और मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाए कि ये कैसे हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो
नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम स्थगत प्रस्ताव के द्वारा पूछा गया था कि आपने नोटबंदी करी तो आपने इनके बारे में क्यों नहीं सोचा, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा, ऐसा क्यों किया जब ये मूव की ज़रूरत नहीं थी, जब देश इतना ये हो रहा है, इस चक्कर में देश को नहीं कितना आगे चला, नीचे गिर जाएगा देश वगैरह वगैरह। तो फिर उस जगह पे स्थगन हो गया था। फिर सामने वाले लोगों ने भी जवाब दिया था कि हमने इससे भ्रष्टाचार को रोका है, हमने इधर टेररिज्म को रोका है वगैरह वगैरह। तो स्थगन प्रस्ताव में यही होता है कि वहाँ पर स्थगित हो जाता है। अब होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव प्राय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यह होता है जब ध्यान खींचना जरूरी होता है। जैसे मान के चलो ऐसी स्थिति हो रही देश में कि उस तरफ सरकार से वो कुछ मांग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान के चलो कि अभी तो कोरोना वायरस हमारे देश में, देखो दुनिया इससे परेशान है। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि वो सीए एनआरसी के लिए कितने जगहों पर आंदोलन हो रहे थे, लोगों ने सड़क घेर लिया था, लोग वहाँ पर अपना बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे कि इस कानून को पास मत करो, ये पास नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा वो होगा। तो ऐसे टाइम में ध्यान आकर्षण रहता है कि सरकार अपना काम करे तो उनका ध्यान खींचा जाता है कि इस तरफ ध्यान दो, ये जनता क्या कह रही है, जनता आपसे क्या मांग रही है। जैसे मान के चलो दोस्तों, इससे पहले हमारे अन्ना हजारे जी ने जब वो आंदोलन किया था तो उस टाइम भी कोशिश की गई थी सरकार अपना ध्यान इधर दे। देश में जब ऐसी कोई स्थिति होती है जब सरकार का ध्यान वहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर मंत्रियों को या उस विभाग को ध्यान आकर्षण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ध्यान खींचा जाता है। जैसे कि अभी हमारे देश में कई चीज़ ऐसी जो प्राइवेट हो गई थी, जैसे रेलवे को प्राइवेट करने की बात की जा रही थी, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाके कोशिश किया गया था कि भाई किसी भी तरीके से ये जो प्राइवेट ट्रेन्स हो रही है ये ना की जाए। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो फिर कहीं ना कहीं देश की संपत्ति या फिर देश की जो सरकारी ढांचा है उसे नुकसान पहुंचेगा। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है कि मंत्रियों का ध्यान उस टॉपिक पर खींचना। निंदा प्रस्ताव, दोस्तों पता ही चल रहा है निंदा। निंदा मतलब होता है कि उसकी बुराई करना। मान के चलो अगर हमारे देश, जैसे मान के चलो मैं निंदा प्रस्ताव का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जो हमारे देश के कई, अभी इस बीच में ऐसा होता है कि कई लैंडर्स थे जिन्होंने कर्ज लेकर हमारे देश छोड़कर चले गए। तो उस टाइम में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर जो उस टाइम की सारी चीज़ों को संभाल रहे थे, उन्हें लोग निंदा प्रस्ताव दिया कि भाई आप अपना छोड़ दो क्योंकि आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपके रहते हुए लोग क्या कर रहे हैं, लोग हमारा ये पैसा लेकर चले गए या फिर आप अपने मंत्रालय को नहीं संभाल रहे, तो उस काम की निंदा करना। जब ऐसे कोई चीज़ हो जाए तो उसमें निंदा करना, निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को पता ही होगा। यदि लोकसभा समस्त मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सारे मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ता है। 2 जून 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अविश्वास मत प्राप्त करने के कारण उन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात है, 552 हमारी टोटल लोकसभा की संख्या है। जिस भी पार्टी को 232 करीब सीटों का योगदान मिलेगा या इसके आसपास का योगदान मिलेगा, वो अपनी सरकार बना लेगी। अब इसमें से 50 या 100 बंदे ये कहे कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये सरकार वहीं गिर जाएगी। तो जब ऐसा कहते हैं कि हम इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, उसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कई पार्टियों से मिलाकर सरकार बनाई थी और जब वो वहाँ पहुँचे तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मतलब कि उनसे लोगों ने अपना विश्वास छीन लिया। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आज के टाइम में ही बताऊं कि अगर सारे हमारे जो बीजेपी के सांसद हैं वो एकदम से कह दें कि हम नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई और प्रधानमंत्री बने, तो वो अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। अविश्वास मतलब हमें अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इन्हें नहीं देना, हमें कोई और प्रधानमंत्री बनाना है या फिर हम किसी और को चाहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं पूरे मंत्री परिषद या मंत्रीगण इस चीज़ पे अपना गिर जाती है, पूरी सरकार गिर जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये खासकर तभी हुआ है जब गठबंधन हो। गठबंधन मतलब दोस्तों जब कई पार्टियों से मिलकर सरकार बनी हो, जैसा पिछली कांग्रेस की सरकार थी यूपीए, याद है दोस्तों, उसमें क्या होता, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तो इन सब की जो सरकार थी, कई सारी ऐसी, मैंने जिससे कुछ नाम लिया, ये हमेशा सरकार को डरा कर रखते थे कि भाई हम ये अगर आपने हमारे लिए काम नहीं किया तो हम सरकार का समर्थन खींच लेंगे और अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू सरकार गिरा देंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है चल रही सरकार को गिरा देना वोटों की वजह से,
5 साल पूरे ना होने देना। सरकारी बिल की अस्वीकृति, लोकसभा वित्त बिल अथवा किसी महत्वपूर्ण सरकारी बिल को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती करके मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देने के लिए विवश कर देना। दोस्तों मतलब कि लोकसभा वित्त बिल मतलब किसी भी तरीके से मेन लोकसभा का पैसा ख़त्म कर कर मंत्रियों को हटा देना। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि सारे मंत्रियों की 30% सैलरी जो साल भर की है वो सरकार ने कहा है कि नहीं देंगे, तो उसमें तो उन सबका मन था। तो यहाँ पर ये बताइए कि लोकसभा वित्त बिल अथवा किसी महत्वपूर्ण सरकारी बिल को अस्वीकार करके मतलब ये वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सरकारी बिल को अस्वीकार करके अथवा मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती करके मंत्री परिषद का त्यागपत्र देने के लिए विवश कर देना। दोस्तों मतलब जो मेन मंत्री परिषद है उनकी चीज़ों को अस्वीकार कर देना। जैसे मान के चलो सरकार ने बोला कि इस साल का इतना खर्च है और वो खर्च मना कर दिया जाए, ठीक है, या सरकार की कोई काम को आगे ना बढ़ने दिए, तो ऐसे में भी इसे बोलते हैं बिल की अस्वीकृति, बिल को पास ना होने देना। तो इस तरीके से दोस्तों देखो लोकसभा काम करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो यही काम इस तरीके के, यही शक्तियां हैं लोकसभा के पास। अब हम इसकी कुछ और शक्तियों को भी जान लेते हैं। संवैधानिक शक्ति, तो भारतीय संविधान में लोकसभा के लिए क्या कहा गया है? तो देखो दोस्तों बताया गया है कि लोकसभा संविधान के संशोधन में भी भाग लेते हैं। तो देखो दोस्तों अगर कोई कानून में बदलाव करना होगा, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया था तो लोकसभा ने ही किया था। संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखो दोस्तों अलग अलग वोट चाहिए होते हैं हर चीज़ पर, कोई आधे से भी पास हो जाता है, कोई 2/3 पर पास होता है और कोई 2/3 राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभाओं द्वारा पास होता है। दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान का 24वां संशोधन लोकसभा में स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्यसभा में एक मत के अभाव में गिर गया। संविधान के 47वें संशोधन को लोकसभा में जिस रूप में स्वीकार किया गया, राज्यसभा में 5 संशोधन कर देख बाद में लोकसभा ने इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी कानून जो लोकसभा पास करती है वो राज्यसभा भी पास कर लेती है लगभग, लेकिन अगर कोई कानून में कोई बदलाव या कोई पास होना हो तो लोकसभा के बगैर राज्यसभा में नहीं हो सकती। तो मतलब मेन आप ये मान लीजिए कि संविधान के अंदर अगर कोई बदलाव करना है तो लोकसभा के बगैर नहीं हो सकता। लोकसभा के सदस्य स्वयं में से ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनते हैं। साथ साथ लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी हाथ रहता है। लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। तो दोस्तों वही पिछले राज्यसभा की तरह ही, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव में लोकसभा का भाग लेना बहुत ज़रूरी है और इनके वोट से ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितने सारी चीज़ें बनते हैं। यहाँ तक कि आपके जितने भी न्यायाधीश के न्यायालय हो गए, न्यायालय के न्यायाधीश हो गए या कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, ये सारे के सारे लोग लोकसभा के थ्रू ही चुने जाते हैं, जैसे राज्यसभा के थ्रू चुने जाते हैं। न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना, लोकसभा राज्यसभा दोनों कर सकते हैं। राज्यसभा दोष आरोपण करेगी, जो मैंने पीछे आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि अगर लोकसभा हटाना चाहेगी तो राज्यसभा देखती है, राज्यसभा हटाना चाहती है तो लोकसभा देखती है कि ये हटाया जाए कि ना हटाया जाए। और इस तरीके से कहीं ना कहीं इन सभी को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, इन सबको हटाने का अधिकार लोकसभा के पास भी है और राज्यसभा के पास भी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि लोकसभा की शक्तियाँ क्या है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों से किस प्रकार फ़र्क है, तो यहाँ पर एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। लोकसभा कितने सदस्य, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कितने क्या क्या खासियत होनी चाहिए, लोकसभा किस तरीके से अपना स्पीकर चुनती है, लोकसभा कैसे काम करती है, उसके अधिकार क्या है, और इसके अलावा दोस्तों अब हम करेंगे कंपेयर। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक शक्ति, क्या लोकसभा और राज्यसभा में क्या खासियत है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये बड़ी दिक्कत होगी, बाकी आपने पिछली वाली वीडियो देखी हुई है लास्ट तक तो आपको यह समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, साधारण विधेयक और दोनों सदन, अगर कोई भी कानून होगा तो सरकारी हो या गैर सरकारी दोनों सदन में रखा जा सकता है। विधेयक को अधिनियमित कराने के लिए सदनों द्वारा पास होना आवश्यक है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर है। अगर देश में कोई भी कानून पास होगा तो राज्यसभा और लोकसभा के बगैर पास नहीं हो सकता। तो दोनों के पास कानून में बदलाव करने की और कानून को पास करने की शक्ति बराबर है। वित्त विधेयक और दोनों सदन,
वित्त विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा ही लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वो उन प्रस्ताव को माने या ना माने। इस दृष्टि में भारतीय राज्यसभा की स्थिति ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी निर्बल है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा वित्त विधेयक पर एक महत्व के लिए विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि वित्त विधेयक अगर देश में पैसे का हिसाब किताब वो सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। विधेयक पर मतभेद होने पर दोनों सदन, कभी कभी किसी विधेयक पर, विधेयक मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी कानून जो बनने वाला है, बना नहीं है, तो दोनों सदन में मतभेद होता है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन करने की घोषणा कर देते हैं। संयुक्त अधिवेशन सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संयुक्त अधिवेशन के वाद विवाद का मतदान होता है, और यदि विधेयक बहुमत के पास हो जाता है तो दोनों सदन में पास हो जाए, और उससे फिर लोकसभा में दुगने सदस्य के बल पर राज्यसभा की कुछ परवाह नहीं करते। स्वाभाविक रूप से लोकसभा विजयी होता है, और इस प्रकार राज्यसभा अपेक्षा लोकसभा में कम शक्तिशाली सदन है। देखो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है, कोई एक कानून है एक्स मान लो, मतलब ये कानून पास होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर राज्यसभा पास नहीं करती तो राष्ट्रपति एक मीटिंग बुलाते हैं दोनों की, और दोनों में इस फिर वोट करवाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर वोट किसके पास होते हैं? लोकसभा के पास। लोकसभा के पास 552 बंदे हैं, राज्यसभा के पास 252 है। तो ऐसा करके राज्यसभा ज़्यादा लोग अगर उसे पूरी राज्यसभा सपोर्ट ना करे तो वह बिल पास नहीं होता। लेकिन क्या होता है, राज्यसभा में कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं, लोकसभा में ज़्यादा लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो वो बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्यसभा किसी भी बिल को रोकने में कम सक्षम होती है, जबकि लोकसभा किसी बिल को पास कराने में ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो मतलब यही बताया गया दोस्तों, जिसके पास संख्या ज़्यादा है तो जरूरी कानून को पास करवा लेगी। कार्यकारिणी पर नियंत्रण में दोनों सदन, कार्यकारिणी सामूहिक रूप से लोकसभा के सम्मुख उत्तरदायी है। वह तब तक काम कर सकती है जब उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। वैसे दोनों सदनों के सदस्य भिन्न भिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के बारे में मंत्री परिषद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उन पर आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु संविधान के अनुसार मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। देखो दोस्तों, आज के टाइम में हमारे रेल मंत्री हो गए, जितने भी मंत्री हैं उनका अपना परिषद है, उनको अपना विभाग संभालना है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जब तक लोकसभा रहेगी तब तक वो अपने विभाग को संभालेंगे और उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रेल मंत्री रेल का ध्यान रखेंगे, श्रम मंत्री श्रम का ध्यान रखेंगे। तो हर मंत्री का जो काम है वो अपने कार्य करेंगे, कब तक? जब तक वह सत्ता में है। तो यही बताया गया है कि इसमें राज्यसभा में कम चांस होते हैं। राज्यसभा के अगर मेंबर चुने गए तो वो काम करते हैं, वो मंत्री अगर राज्यसभा के हैं तो वो जरूर उस पर काम करेंगे, लेकिन लोकसभा के अपने जो मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो जितने भी आप देखते होंगे मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी है राज्यसभा से। अन्य विषय पर दोनों सदनों में संबंध, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में महाभियोग, संविधान में संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा समान शक्ति हैं। तो दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ कहीं ना कहीं समान है। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो या लाना हो, इन सब में जितनी शक्ति लोकसभा को है उतनी शक्ति राज्यसभा को भी है, किसी को कम ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हल्का सा जस्ट सेकेंड का गो थ्रू कर लेते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या खासियत, लोकसभा कम से कम कितने लोगों में चलेगी, लोकसभा में स्पीकर कैसे काम करते, कैसे चुने जाते हैं, उन्हें कैसे हटाया जाता है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा की शक्ति क्या है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका कैसे काम करती है वो। उसके बाद दोस्तों संविधान में कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है, संवैधानिक शक्तियाँ कौन कौन सी है, चुनाव संबंधी कौन कौन से काम है, न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है, किस तरीके से वो चीज़ लोगों को हटा सकती है, ला सकती है, और लोकसभा राज्यसभा में क्या फ़र्क है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस पार्ट में ज़्यादा दिक्कत हुई, क्या हम इसके अंदर और सुधार कर सकते हैं, उन सुधार को किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अपना ध्यान रखें। और एक बात मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हम देश जिस तरीके से हम महामारी के बीच में भी फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों कोशिश करो कि अगर आपके आसपास जो भी हो ज़रूरतमंद हो उसे ज़रूरत पहुँचाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। किसी भी जानकारी के लिए WHO की वेबसाइट पर जाइए, और दोस्तों कहीं ना कहीं समझदार बनिए, बी विजिलेंट, ठीक है दोस्तों। और आपसे समझदार कोई नहीं है, अगर आप समझदारी दिखाएं तो। यहाँ पर दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान रखें क्योंकि बहुत मुश्किल की घड़ी है। इसके अलावा दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।